अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं ABN की स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024 के बारे में। मेरे साथ ईसा नकवी हस्बे मामूल आज होंगे, लीना शिगरी और अब्दुल बासित साहब। और आज हम पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से पंजाब को फोकस करेंगे और बिलखसूस इसमें जो सेंट्रल पंजाब होगा उसके ऊपर फोकस करेंगे, जहाँ पे लाहौर में 14 नशिस्तें हैं और इसके अलावा फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला ये वो डिवीज़न है जो PMLN का बड़ा स्ट्रांग होल्ड भी है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, लेकिन इसमें सबसे अहम जो डेवलपमेंट है, आपको पंजाब का पता है कि 141 नेशनल असम्बली की नशिस्तें हैं और जो भी यहाँ से कामयाब होता है हुकूमत साजी में उसी का पलड़ा भारी होता है। और यही तारीख बताती है कि पंजाब जिसने फतह कर लिया, तख्ते लाहौर पे जो बैठ गया, वो इस्लामाबाद की हुकूमत भी उसकी होती है। लेकिन ये सारी सूरत हाल जब हम पंजाब की डिस्कस कर रहे होंगे, हमने गुज़श्ता रोज़ ही बातचीत की थी कि हम किस माहौल में, किस इन्वायरमेंट के अंदर इलेक्शन में जा रहे हैं। आज जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब की पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, वहाँ से जस्टिस शाहिद जमील खान का इस्तीफ़ा आया है। और इस इस्तीफ़े में इस एतबार से ज़रा मुनफरिद इस्तीफ़ा है कि अभी गुज़श्ता इन हफ्तों के अंदर ये तीसरा इस्तीफ़ा है। अदलिया की जानिब से 2 सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़े आए, ये लाहौर हाई कोर्ट से। और इसमें अल्लामा इकबाल की एक नज़्म जो 1935 में लगभग कोई 90 साल के करीब पहले लिखी गई थी, जब इस खित्ते पर बरतानवी राज था, गोरे अंग्रेज़ की हुकूमत थी। उस वक़्त मुसलमानों की हालत ज़ार क्या थी, उस वक़्त अंग्रेज़ या हिंदू गठजोड़ जो है वो मुसलमानों को किस तरह से माशी, सियासी और समाजी माशरती तौर के ऊपर उनका जो अरसा हयात था वो तंग किया हुआ था, उस माहौल के अंदर लिखी। और उसमें कहीं वो खुदी की बात करते हैं, कहीं वो आज़ादी की बात करते हैं और कहीं वो महकूमियत की बात कर रहे हैं। और किस तरह से वो एक मुसलमान को या एक आज़ाद शख्स को या एक मर्द मोमिन को देखना चाहते हैं। उनकी उस नज़्म के जिसको हिंदी मकतब के नाम से 1935 में लिखी गई और ये ज़रब कलीम में शामिल है, वो आज के हालात में उन जज साहब ने उसके 4 अशार लिखे हैं, 3 अशार को उन्होंने छोड़ दिया है। उन अशार से हम आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे कि इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, और बेहतर है बेचारे ममोलों की नज़र से पोशीदा रहें बाज के अहवालो मकामात। आज़ादी का हर लहजा प्यामे अबदियत और महकूम का हर लहजा नई मर्गे मफाजात। और फिर आखिरी शेर उनका जो वो उन्होंने नहीं लिखा इसमें कि महकूम के हक में है यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। तो आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं और इलेक्शन के वाले से कल भी हमने जो बातचीत की थी, ये जज साहब का इस्तीफ़ा जो है कि काम की अक्कासी कर रहा है कि कहाँ पे जबर है, कहाँ पे पाबंदियाँ हैं और जो आइन और कानून की पामाली हो रही है उसमें किस तरह से काम किया जा सकता है। स्टार्ट ईसा आपसे करते हैं हम कि ये आपका शेरी ज़ोक भी बहुत अच्छा है, फिर हम बासित साहब की तरफ आएंगे, उनका भी शेरी ज़ोक बहुत अच्छा है कि ये जो नज़्म और जो हालात और एक इस्तीफ़े के अंदर ये खुदी और महकूमी की जो बात की है, तो आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए खालिद साहब, मेरा तो ख्याल था कि बासित साहब से आप शुरू करेंगे क्योंकि आप 1935 के हवाले से आप सोच रहे हैं। मैं अशार से पाकिस्तान बनने की बात की जनरेशन। देखिए, मैं तो अशार के ऊपर तब बात कर सकता हूँ ना जिस वक्त एक लाइन है उसको एक्सप्लेन बासित साहब कर दें, तो फिर आगे मैं वहां से कैच कर लूंगा। इसमें एक अंग्रेजी की एक लाइन लिखी हुई है, हाँ, उसी से पहले कि an ounce of discretion is worth a pound of wit. What does that mean? I have no idea. तो जिन्होंने लिखी है उनसे आप पूछिए ना। नहीं, इसका मतलब तो हमें समझाए ना कि क्या है इसका। मैं क्या मतलब समझाऊंगा इसका, आपको ही पता है, जिन साहब ने लिखी है उनसे पूछिए, मुझे वाकई नहीं पता इसका क्या मतलब। असल में शायर, आप बताइए क्या मतलब। ईसा मेरे ख्याल से कुछ मतलब शायद ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं ढूंढने की नहीं, क्योंकि वो उन्होंने इतना उसको छुपा के लिखा है कि आप तो छुपा रहने दीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये पता होना कि मैंने क्या बोलना है, उससे ज़्यादा बेहतर ये आपको पता होना है कि मैंने क्या जो क्रैक नहीं करना है, क्या नहीं बोलना है मैंने। तो बड़ा दबीज़ पैराए में जो है ना, तो दबीज़ पैराए को दबीज़ कुछ कहा गया है, मैं उसको उसी पैरहान में देखिए, बस उसको आप डिस्क्लोज ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए। हाँ, लेकिन शायर ने वही काम किया ना जो अकबर अलाहाबादी ने किया। वो क्या? वो कि छोड़ लिटरेचर को, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, हाँ, शेख व मस्जिद से ताल्लुक़ तर्क कर स्कूल जा।
4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी कलर की कर खुशी से फूल जा। नहीं, इससे कि वो मफहूम तो नहीं बनता जो क्या किसी ने कहा था कि वो एक दिन की जिंदगी 100 साल जिंदगी से बेहतर है। वो क्या था? शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इसमें टीपू सुल्तान ने जो कहा, ये पंजाबी उर्दू में कहते हैं ना, औंस माशा किलो 1.5 किलो, तो ये औंस और पौंड को इस किस्म की जो बात हो रही थी, तो ये मेरा ख्याल है उसी किस्म की मफहूम कहना चाहिए। बहरहाल कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है चीफ जस्टिस का इस तरह हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट का इस्तीफ़ा देना बज़ाते ख़ुद एक, मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से मतलब उस तरह इसको दुख होता है ऐसी चीज़ों पे कि अब इंतखाबात करीब हैं, 6 दिन रह गए शायद। नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है मुझे पर्सनल रीजंस की वजह से मैं want to वाकई turn the page and start a new chapter। नहीं, अलीना ने भी इस पे ट्वीट किया था एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, तो मेरे ख्याल है आपकी भी अंडरस्टैंडिंग काफी इस पे कुछ नजर आ रही थी। नहीं, लेकिन आपने जो बात कही थी, आई थिंक तो वही शेर ना वही एक लिखते है कि जो 1 महीने के अंदर तीसरे जज का मुस्ताफी हो जाना, अगेन ये कोई अच्छी रिवायत या कोई ट्रेंड सेट नहीं हो रहा पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी। जिस तरह से देखा जाएगा, जब आपको सुपीरियर कोर्ट से 2 जजेस का 2 दिन के अंदर इस्तीफा आना, सो ये इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ उसकी वीकनेस को हाईलाइट करता है। और ये भी जस्टिस शाहिद जमील साहब भी 10 साल से तो वो सर्विस में हैं, 10 साल से तो वो जज है। 2029 में उन्होंने रिटायर होना था, तो नेचुरली वो भी सुपीरियर जज ही की कैटेगरी में आते हैं। सो ये मेरा नहीं ख्याल है कि will Chief Justice of Pakistan be worried about this or not really? वो हैं आज इस किस्म के कमेंट्स आए थे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये कहा कि एजाजुल एहसन के बारे में उनको बड़ी हैरानी हुई कि जब पता चला कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, और उनको सुनकर धचका लगा उनके वर्ड्स थे, और उन्होंने कहा कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि एजाजुल एहसन साहब जो है मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो उनको धचका तो लग रहा है इस्तीफों से। अच्छा, मेरा ख्याल है खालिद साहब, हमारे जो कोर्ट्स को कवर करने वाले रिपोर्टर है ना, प्रोड्यूसर साहब, उनसे ज़रा करें उनसे ले लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम लाहौर की भी ज़ाहिर बात करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इज़ इट द लास्ट रेजिग्नेशन? नहीं, ऐसी चीजें आ रही थी कि शायद कुछ और कुछ चमगोइयाँ चल रही हैं कि अच्छा और भी आने और ये भी चमगोइयाँ हो रही हैं, और साथ साथ जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के, दोनों मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने भी लाहौर हाई कोर्ट के भी वो जज रह चुके थे। सो वहाँ से, और अगरचे जस्टिस शाहिद जमील का शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं करा था, कोई और नामों के हवाले से कहा जा रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट से हमारे साथ कोई ऐसा केस तो नहीं था उनके पास। जरा लाहौर के ब्यूरो चीफ उमर दराज गोंदल हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी जरा देखते हैं जी, हमारे साथ हैं जरा जी। बिल्कुल उमर दराज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा गोंदल साहब, ये बताएं ना जरा कि हम जरा सियासत पे भी आते हैं, लेकिन सियासत से पहले ये जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, ये आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर इन जज साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड या किस किस्म के केसेस इनके पास आ रहे थे, या कोई रिसेंटली कोई अगर फैसले ऐसे दिए हों, या कोई दबाव की कैफियत हो, या वाकई पर्सनल रीज़न है? क्योंकि इकबाल की जो उन्होंने नज़म लिखी है उसमें तो कहीं नज़र नहीं आता कि ये पर्सनल रीज़न है, उसमें प्रेशर दबाव के आसार नज़र आ रहे हैं। अच्छा खालिद साहब, पाकिस्तान के अंदर आमतौर पे जब भी कोई इस्तीफ़ा देता है तो जाहिर है पेपर के ऊपर तो यही लिखा जाता है कि ज़ाती वजूहात हैं। अब ज़ाती वजूहात को आप डिग आउट भी नहीं कर सकते, लेकिन इस इस्तीफ़े को हमने जब आया अनएक्सपेक्टेड था, कोई ऐसी हमारे पास खबर नहीं थी या कोई ऐसी चमगोइयाँ भी नहीं थी कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़ा आ रहा है, क्योंकि हम तो ये सुन रहे थे शायद इस्लामाबाद से कोई इस्तीफ़े लाइनअप हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर अभी नहीं आए। लेकिन जब इसको चेक किया तो 2 खबरें हमारे पास इस बारे में आई हैं। नंबर 1 ये कहा जा रहा था कि शायद उनकी चीज़ें चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के साथ ठीक नहीं है, लेकिन बाद में जब मैंने जो कोर्ट रिपोर्टर्स डेली की बुनियाद के ऊपर कोर्ट्स में जाते हैं, उनको कवर करते हैं, उनसे भी बात की, पूछने की कोशिश की, तो मालूम ये पड़ा कि जो उन्होंने लाइंस लिखी हैं, आप ऊपर वाली अंग्रेजी की लाइनों को छोड़ दें, वो जो अशार लिखे गए हैं बुनियादी वजूहात वही हैं, और शायद वो इस माहौल के अंदर काम करना बेहतर नहीं समझते, और इस माहौल की वजह से वो उसकी क्या वजूहात हैं, कोई दबाव है नहीं है, या उन्होंने वैसे ही अपने दिल को अशार की सूरत में ढाल के इस्तीफे के ऊपर रख दिया है। लेकिन बहरहाल ये कहा गया कि जो कहना था वो अशार की सूरत में कह दिया है, और यही वजूहात हैं। अच्छा, अगर हम हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स देखें पिछले 3-4 माह से, और लाहौर में जो केसेस थे, जितने भी पंजाब भर से वहाँ केसेस आए, 9 मई के हवाले से भी, और उसके बाद फिर जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स के डिसीजंस थे उनके खिलाफ बीइंग एपलेट कोर्ट जो है वो भी हुआ, और फिर उसके बाद वैसे भी अपीलें वहाँ पे आई।
अदालती हाथों से लोगों को पकड़ा जा रहा है, अदालत के हुक्म नहीं माने जा रहे, उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना जा रहा, तो इन्हें अदालत के नोटिस हो रहे हैं, उनको किसी खाते में नहीं लिखा जा रहा, तो ये जो सारी सूरत हाल है, दबाव की एक मजमूई कैफियत तो आपको भी वहाँ फील हो रही होगी और इसके पीछे पोलिटिकल रीजंस भी हैं। तो इस सारी सिचुएशन को अगर हम ज़रा अपनी इलेक्शन इन्वायरमेंट के साथ जोड़ें तो फिर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या मिलती हैं? सर इंप्रेशन जो है ना, बुनियादी तौर पे देखिए, जिन लोगों को इहाता अदालत से गिरफ्तार किया जाता है या अदालत के हुक्म के बावजूद किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है, उसमें एक मैसेज कन्वे किया जाता है ना कि देखिए, जब हम करेंगे, जब हम पकड़ेंगे, हम पकड़ना चाहेंगे तो हम पकड़ लेंगे। आज बुनियादी तौर पे ये जो जज साहब का रेजिग्नेशन है, उससे मैसेज कन्वे नहीं हुआ, उससे जो इंप्रेशन क्रिएट हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। मसलन मेरे जैसा या आप जैसा कोई आम इंसान ये समझता है कि अगर कोई लॉ से आगे गुजरता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आगे गुजरता है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आज का इस्तीफा ये बता रहा है कि भाई देखें, अपना ख्याल खुद कर लें, फिलहाल किसी के बस की बात नहीं है और जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला मामला चल रहा है। और अगर वहां पे इस किस्म की सूरत हाल है कि जजेस को अशार की सूरत में अपना हाल दिल बयान करना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से मैसेज उसमें बहुत क्लियर है और वो पब्लिक के लिए भी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है, और राइट नाउ जो लैंडस्केप पाकिस्तान का पॉलिटिकल नजर आ रहा है उसके अंदर ये बहुत रेलिवेंट है। शायद बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको दूसरे लफ्जों में इस्तेमाल किया जाता है जो कि टीवी को आम इस्तेमाल नहीं किया जाता, कि इदारे खुद एहतसाबी कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, सफाई का अमल जारी है, ये एक पूरे का पूरा अमल है। लेकिन बहरहाल आज ये एक सरप्राइज था लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन हमने देखना ये है कि यहाँ पे तोशा खाना का केस आया, बाकी केसेस बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आते रहे हैं। ये इस्तीफा यहाँ पे रुकता है या ये सिलसिला मजीद चलता है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें हुई, क्या अब वो हाई कोर्ट्स के लेवल के ऊपर आएंगी? और बिलखुसूस यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बहुत सारी बातें होती रही, लेकिन वो जाहिर है सियासत के अंदर ये चलता है और सियासतदानों का काम होता है एक दूसरे के बारे में वो स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन आज का इस्तीफा बहुत सारे सवालात छोड़ के गया है, लेकिन क्या ये सवालों के जवाब मिलेंगे या मजीद इस्तीफे मिलेंगे, उसके लिए हमें चंद दिन का इंतजार करना पड़ेगा। राइट और वो बहरहाल अवाम भी मुंतजरी हैं कि हर लम्हे कोई ना कोई सरप्राइज जो है वो अनफोल्ड हो रहा है। उमर, हमें ज़रा सूरत हाल बताएं आप पंजाब की 141 नशिस्तें कौमी असम्बली की, और बिलखसूस अगर लाहौर की बात की जाए, वहाँ की 14 नशिस्तों पर कई सीटों पे तो कहा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है। आप हमें बताएंगे ग्राउंड पल्स इस वक्त क्या कह रही है पंजाब की? लाहौर की स्टार्ट कर लें, फिर पंजाब। लेट्स बिगिन विद लाहौर। मैं लाहौर से आपको पहले बता देता हूं, लाहौर की 14 नशिस्तें हैं, उसमें से 3 नशिस्तें बहुत इंपॉर्टेंट की जा रही हैं। किस तरह से? देखिए, मुस्लिम लीग नून अपना गढ़ करार देती रही है लाहौर को। इस बार 2 सीटें ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून ने गिव अप कर दी। गिव अप से मुराद ये है कि वहां शेर का इंतखाबी निशान नहीं है। N117 जहां पे अलीम खान है, और अलीम खान आज मलिक रियाज जो वहां पे मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA है, उनकी रिहाइशगाह के ऊपर गए, उनका आपने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की है। अगर वो सीट जीत भी गए तो मुस्लिम लीग नून की सीट नहीं है। ये अलग बात है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके साथ ही इत्तेहाद करेगी, या वो इवन जहांगीर तरीन कहते हैं कि हम नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क के मौसी मसाइल को हल करेंगे। नंबर 2, जहां मैं खड़ा हूं, ये मैं पंजाब असम्बली के करीब खड़ा हूं, ये 130 के अंदर आता है और इससे आगे बिल्कुल 128 शुरू हो जाता है। 128 का हल्का इंपॉर्टेंट है, वहां पे सलमान अकरम राजा बेहतरीन कैंपेन कर रहे हैं। जाहिर है आजाद उम्मीदवार उनको आप कहेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की आज भी उनकी इलेक्शन कमीशन में भी केस था, और पहले हाई कोर्ट में भी पिटीशन उन्होंने फाइल की थी। यहां पे ओन चौधरी हैं, ओन चौधरी को लेके मुस्लिम लीग नून का वोटर शायद उस तरह से, इवन मुस्लिम लीग नून के अपने लोग भी कहते हैं कि शायद एक जो सीट हमसे जानी है वो ओन चौधरी वाली ना हो। लेकिन बहरहाल यहां पे देखना पड़ेगा, क्योंकि 17 जुलाई वाला पैटर्न यहां पे रिपीट होता है, क्योंकि इस हलके के अंदर मियां उस्मान अकरम जीते थे, जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के पास हैं। नीचे महमूद रशीद साहब हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा हल्का जो इंपॉर्टेंट लाहौर के अंदर है, जिसके लिए बहुत सारी नजरें हैं, वो N127 का है, जहां पे बिलावल जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से अता तारड़ है, और वहां पे जहीर अब्बास जो खोकर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, अच्छा, कि ये जलसा भी कवर किया पीपल्स पार्टी। ये उमर ये बताइएगा कि ये थोड़ा सा हमारे एक रिफ्रेश करने के लिए कि लास्ट 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे PTI ने जो नशिस्तें निकाली थी उनके ऊपर क्या पोजीशन है, और अभी अगर 14 में से हम देखें ओवरऑल कितनी जगहों के ऊपर PTI अभी भी नज़र आ रही है मुकाबले में, अगरचे उनके बेशतर लोग जो हैं कि वो जेलों में है या फिर इंतखाबी निशान भी नहीं है। तो ये जो इंतखाबी निशान ना होने का फैक्टर था, यही चीज़ें ये कितना इम्पैक्ट डाल रही हैं लाहौर के अंदर?
अच्छा, उसको दो तरीके से देखेंगे। खालिद साहब, हमने लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हल्के कवर किए हैं, हमने सर्वे किया है। जब हम उन सर्वेस को देखते हैं, लोगों की राय जानते हैं, तो जो दावे की जाते हैं उससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। इसमें कोई शक नहीं है, मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के वोटर का है। लेकिन एक मसला है, जो एक वोटर की सूरत में देखना है, दूसरा ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटीज देखनी है कि कौन कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा है, जलसे कर रहा है, पब्लिक को मोबिलाइज कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ग्राउंड के ऊपर उस तरह हमें नजर नहीं आ रही। मिसाल के तौर के ऊपर एक हल्के की मैं बात कर लेता हूं, सलमान अकरम राजा सबसे बेहतरीन, अगर मैं लाहौर में कहूं तहरीक इंसाफ की कैंपेन हो रही है, सलमान अकरम राजा हमें नजर आ रहे हैं, इवन सोशल मीडिया, ग्राउंड के ऊपर। अब मैंने लाहौर की 17 की बात कर रहे थे, अलीम खान के मुकाबले में अली इजाज भुट्टो ठीक कर रहे होंगे, इस तरह मियां शहजाद फारूक है मरियम नवाज के मुकाबले में, वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। यहां पे तहरीक इंसाफ की अगर आप इस बात पे कंपेयर करेंगे कि उनकी कैंपेन कैसी है, पब्लिक की मोबिलाइजेशन कैसी है, ग्राउंड पे बहुत कम है, सिवाय उस कॉल के जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलीज निकाली है। मुस्लिम लीग नून, आईपीपी, दीगर जमातें भरपूर जलसे, भरपूर रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का वोटर खामोश है। तहरीक इंसाफ का वोटर उनको वोट देना चाहता है। हम हल्कों में गए हैं, लोगों को कवर किया है, तो 8 फरवरी जो है वो बहुत सरप्राइजिंग है। यानी अब ये सिर्फ डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि वहां पे क्या कहते हैं कि टर्न आउट क्या होता है। हमने लोगों से एक और भी सवाल किया, जब वो कहते थे कि हम तहरीक इंसाफ को मिसाल के तौर पर वोट करेंगे, तो मैंने उनके सामने बार बार एक सवाल पूछता था कि आप ये बताइए कि इंतखाबी निशान, वो कहते थे कि हमारे लिए ना इंतखाबी निशान ना उम्मीदवार मैटर करता है, हमने जिसको वोट देना है उसको वोट करना है। और इवन बहुत सारे हलकों में जाके उनके लिए उनको इंतखाबी निशान का पता है। अब अगर हम ये समझें कि जी फलाह में जाएंगे, हवाई जहाज है, इस हल्के में रैकेट है, सॉरी, अच्छा उमर एक मिनट जरा, कोई नहीं, आप थोड़ा सा जरा सांस भी ले लें। आपका जोश जो है कि काफी, मुझे पता है कि आप बाहर खड़े हैं, ठंड में भी खड़े हुए हैं। एक चीज जो है कि मैं आप ही का एक नुक्ता जो है कि वो जरा ईसा की तरफ लेके आ रहा हूं। अगर ईसा के पास भी आपके लिए कुछ सवाल हुआ वो भी डिस्कस कर लेगा। लेकिन ये आपने जो पहले एक बात कही थी ना कि वो इस्तीफे के मामले के अंदर के इसमें जो है कि अदलिया की तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि जागते रहना, साढ़े ते न रहना। तो ये इस माहौल के अंदर कि जहाँ जागते रहना, साढ़े ते न रहना, इदारे भी कुछ नहीं करते, अगर अदलिया भी इतनी बेबस है, तो फिर ये सारा का सारा इलेक्शन जो है कि उसमें वोटर टर्नओवर ज़्यादा भी हो जाता है, जैसे उमर कह रहे हैं लाहौर में, तो फिर क्या सूरत बनेगी, इस पर भी ज़रा कमेंट कर लें। और फिर अगर कोई उमर से आप स्पेसिफिकली कोई चीज़ पूछना चाहते हैं लाहौर की, तो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं खालिद साहब, मैं आपको बताऊं कि हम ना बड़ी एक डिफरेंट किस्म की फेज़ से गुजर रहे हैं। यहाँ पर कल मैं देख रहा था, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस वक्त निकल रहे थे, तो उनसे किसी ने सवाल किया, हसन वाहिद हैं गालिबन, एक रिपोर्टर है, उन्होंने सवाल किया किसी चीज़ के बारे में कि इस पर आपकी क्या राय है या क्या तवक्को। उन्होंने कहा मैं कैसे तवक्को रख सकता हूँ, एक आइन की किताब है, एक कानून की किताब है, अगर उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा तो मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। इस वक्त सिचुएशन ये है कि नून लीग के अपने हामियों से पूछें, उनके कैंडिडेट से पूछें, मैं ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा बात कर रहा हूँ, कि जब आप उनसे प्राइवेटली बात करते हैं, किसी भी सहाफ़ी से पूछें, किसी भी शख्स से पूछें, कौन है जी सबसे पॉपुलर, कहते हैं तहरीक इंसाफ। कौन जीतेगा, वो कहते हैं नून लीग। तो उसमें वो जो ये तहरीक इंसाफ के पॉपुलर होने से नून लीग के जीतने के दरमियान की जो फेज़ है ना, उस पर ना बासित साहब, ना अलीना, ना खालिद जमील साहब, ना मैं, और ना ही हमारे ब्यूरो चीफ साहब, हमें से कोई भी शख्स खोल के बात नहीं कर सकता। नहीं, इस पे एक चीज बासित साहब कर सकेंगे। ये इस वक्त जो हो रहा है अनप्रेसिडेंटेड है, उमर की ये अंदाजा लगाना, ये करना। सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, आप जरूर पूछें गोंदल से। लेकिन ये जो चीज कर रहे हैं ना, देखें, आपने कल कहा था 77 का इलेक्शन का आप रेफरेंस दे रहे हैं, आज मैं आपको 1965 का रेफरेंस देता हूं। ठीक है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना मोस्ट पॉपुलर लीडर थी, ठीक है, ढाका में गई, 2.5 से 3 लाख अफराद शहर में एयरपोर्ट के बाहर थे, चिटागंग खिताब करना था और 293 माइल्स का सफ़र था और 22 घंटे उनको लगे, ट्रेन से गए और ट्रेन का नाम था फ्रीडम स्पेशल ट्रेन। आज भी आज़ादी की बात की जा रही है। तो उस वक्त जब लोगों को एहसास हुआ कि अच्छा हम तो हार जाएंगे, ये कह रहे हैं ना कि लोग कहते हैं जी कि पॉपुलर पीटीआई है, जीतेगी नून लीग, तो उस वक्त पॉपुलर वो थी, लेकिन 80,000 बीडी मेंबर को वोट रख दिया। मेरा ख्याल ऐसा कोई फार्मूला भी आ जाना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन कितना मैटर करता है। जो इलेक्शन की रेस है बासित साहब, इफ यू अलाउ मी, कि इलेक्शन की रेस में कभी भी सबसे तेज भागने वाला घोड़ा जीतता नहीं है, जो सबसे ताबेदार होता है वो घोड़ा जीतता है। आप एक बुनियादी चीज मिस कर रहे हैं ना, जो हमारा जमहूरी सिस्टम है या दुनिया भर में जहाँ भी पार्लियामेंट्री जिस किस्म के इलेक्शंस होते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट,
उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलैरिटी आपकी हो उसी हिसाब से आप सीटें भी लेकर आएँ। ये एक बहुत बड़ा मसला है इस जमहूरी निज़ाम में। इसीलिए लोग बात करते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ जाना चाहिए, कि जितने भी आपको वोट मिलते हैं उस हिसाब से आपकी नेशनल असम्बली में प्रेजेंस हो। तो जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है वो नेसेसरीली रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जो कौमी असम्बली में नशिस्तें आएंगी। ये एक बुनियादी प्रॉब्लम हमेशा से रहा है। हाँ, यानी कि अगर 1 लाख के मार्जिन से कोई एक हल्के में जीत जाता है और दूसरे हल्के में दूसरी जमात जो है वो 5000 के मार्जिन से जीतती है, तो दोनों का एक वोट बराबर है। 50 वोट या 100 वोटों के मार्जिन। हालांकि गौंदल से एक ब्रेक है, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन। जो मामला चल रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की हालात कैसे हैं, हमने लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब का इस्तीफा, उसके अंदर अल्लामा इकबाल की नज़्म का हवाला दिया, और फिर उसके बाद अब ज़रा ये देखेंगे कि लाहौर शहर के अंदर जो मुकाबला है वो किस नौइयत का है, और फिर इसके साथ साथ लाहौर को ज़रा बाहर भी सेंट्रल पंजाब की तरफ भी लेके जाएंगे आपको कि वहाँ पे क्या इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। उमर दराज गोंदल भी हमारे साथ होंगे, लाहौर के ब्यूरो चीफ, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।